नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती के घटते पदों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है। बेरोजगार युवाओं की डिमांड है कि प्रदेश में बड़ी तादाद में खाली पड़े प्रशासनिक पदों के मद्देनजर इस भर्ती के पदों की तादाद को बढ़ाकर कम से कम 500 किया जाना चाहिए, जो पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी गिरावट के साथ इस बार महज 110 पर सिमट गई है। अधिकारियों के मुताबिक साल 2019 की राज्य सेवा परीक्षा में 571 पदों पर भर्ती हुई थी। 2020 की राज्य सेवा परीक्षा में इसके करीब करीब आधे 260 पदों पर, 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में 290 पदों पर और 2022 की राज्य सेवा परीक्षा एक बार फिर कुछ ठीक हुई थी 457 पदों पर। लेकिन 2023 की राज्य सेवा परीक्षा 229 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जो अब सिमटकर इससे भी आधी यानी 110 पदों पर सीमित हो गई है। उन्होंने बताया कि 2024 की राज्य सेवा परीक्षा कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई है, जिसके तहत 23 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में ही 1,83,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इनमें उप जिलाधिकारी यानी डिप्टी कलेक्टर के मात्र 15 पद और पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के मात्र 22 पद शामिल हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं, एक अनार 1,000 बीमार, वैसे तो कहावत है एक अनार 100 बीमार, लेकिन ये जो आंकड़ा बैठ रहा है वो है एक अनार 1663 उम्मीदवार या बीमार, आप उन्हें कह सकते हैं, बीमार वैसे नहीं कहेंगे, उम्मीदवार कह देते हैं। तो ये स्थिति है कि एक पद के लिए 1663 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी एक को नौकरी मिलेगी, यानी उनको किसी एक को पद मिलेगा। और उसमें भी जो एक पेच है वो पेच ये है कि क्योंकि ओबीसी वाला जो मसला है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी वजह से 13% के आसपास जो सीटें होती हैं वो रिजल्ट वो होल्ड कर लिए जाते हैं और 87% के आसपास रिजल्ट पर ही भर्तियां दी जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बेरोजगारी खत्म होगी तो होगी कैसे? सवाल यह है कि लोगों को नौकरी मिलेगी कैसे? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और चूंकि ये लाखों करोड़ों बेरोजगारों का मसला है, मुद्दा बड़ा है, हमारे साथ पैनल भी जुड़ा है। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत करता हूं गुलरेज जी आपका। कांग्रेस की तरफ से विवेक त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ विनिंग इंस्टीट्यूट तैयारी एक इंस्टीट्यूट कराता है, उसके हमारे साथ प्रदीप सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल गुलरेज साहब आपसे। शेख साहब ये बताइए, एक पद के लिए 1663 उम्मीदवार, एक कहावत सुनी थी कि देर है अंधेर नहीं, लेकिन ये तो देर भी है, दूर भी है और बहुत कम भी है। नहीं, ये कम तो जरूर दिखता है, लेकिन यूपीएससी हुई या पीएससी हुई, स्टेट पीएससी या यूपीएससी, इसमें पद कम ही होते हैं। और ये जो पोस्टिंग्स होती हैं, जिसको कहते हैं कि क्रीमियस्ट ऑफ क्रीम पोस्टिंग्स, उनके लिए होता है। तो और ये डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है कि पहले के जो अधिकारी हैं उनमें से कितने रिटायर हुए हैं, कितने स्लॉट्स खाली होते हैं, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीजों को अलग अलग रखिए आप, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर और सीएसपी, इनके पदों को अलग रखिए और सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनको अलग रखिए। सरकारी नौकरियों में कुछ दिन पहले डॉक्टरों के लिए निकली थी भर्ती, उसके पहले पटवारियों के लिए निकली थी, तो वो भी सरकारी जॉब में आते हैं। लेकिन ये एक अलग क्लास है जिसके लिए हमेशा पद कम ही होते हैं। और जहां तक कि भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश की बात है, हम पदों को रोक के नहीं रखते, जैसे ही पद क्रिएट होता है हम उसकी परीक्षा करवा रहे हैं और लोगों को नौकरी दे रहे हैं। लेकिन केवल नौकरी यहीं तक के सीमित नहीं होती है और ना ही होना चाहिए। प्रदेश में लाखों युवाओं को सरकार ने नौकरियां दी हैं अभी तक। सीखो कमाओ योजना के तहत यदि आप बात करें तो युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही 8,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी दिया है। कई स्टार्टअप्स चल रहे हैं। यदि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टीसीएस जैसे इंदौर में है, उसने हजारों बच्चों को नौकरियां दी हैं। इतने मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में आए हैं, उनमें हजारों बच्चों को नौकरियां मिली हैं। बीना में ऑयल रिफाइनरी आई, उसमें कितने लोगों को नौकरियां मिली है। नए नए
नए और इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसमें कितने जॉब्स मिल रहे हैं। नहीं तो गुलरेज जॉब्स साहब देखिए, लगातार मिल आप रहे ही ने हैं। कहा कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर को अलग अलग रखिए, तो आपके वो 8,000 स्टाइपेंड में अगर 25 किलोमीटर किसी युवा ने बाइक चला ली, 50 किलोमीटर का उसका अप डाउन हो गया, तो 3 से 4,000 का तो पेट्रोल ही वो फूक देगा, क्योंकि पेट्रोल वैसे ही एमपी में बड़ा महंगा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी तो इसके लिए पहले से ही उनका नाम खराब है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि इसी एमपी में जब 2022 में 457 पदों पर भर्ती हुई थी, उसके बाद केवल 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पद 110 रह गए हैं, और वहां भर्ती के नाम पर फिलहाल स्थिति यह हो गई कि वहां 1,83,000 कैंडिडेट, जैसा मैंने कहा कि एक पद के लिए 1663 उम्मीदवार। आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा रेशियो खराब हो गया है ये? देखिए, अगर इसमें 1,000 भी होती, पहली बात तो ये देखिए 13% का स्लॉट तो सीधे कम हो गया है ओबीसी के कारण। कम हो गया। लेकिन ये डिपेंड इस पे भी करता है कि कितने खाली पद बनते हैं, कितने लोग रिटायर होते हैं, उसके ऊपर भी ये चीज जो है ना, ये डिपेंड करती है। और आप तो एक बात बताइए कि अगर 1,000 पद भी निकलते तो क्या वो बहुत होते? लेकिन क्या 1,000 या 5,000 निकल सकते? नहीं निकल सकते। डीएसपी जितने होने इतने ही होंगे, डिप्टी कलेक्टर जितने होने इतने ही होंगे, सीएसपी जितने होने इतने ही होंगे। ठीक शेख साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि आपने कहा कि 1,000 पद पिछले 5 से 7 सालों के आंकड़े हमने देखे, 1,000 पद तो आज तक आपने नहीं ही निकाले हैं। तो नहीं निकलेंगे ना। हाँ। पीएससी, यूपीएससी और एमपीपीएससी या फिर यूपी। अच्छा, एक चीज तो कर सकते हैं आप, मैं उस पर आता हूं आपके पास। एक चीज तो कर सकते हैं, मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से विवेक त्रिपाठी जी हैं। विवेक जी, चलिए ठीक है, ये दलील अगर हम गले उतार लें कि 110 पद इसलिए हैं क्योंकि रिटायरमेंट नहीं हुई, पद खाली नहीं हुए, अरे तो कम से कम 2024 आ गया है। इस बार जो रिजल्ट आया, जिसमें वो पाटीदार, अंकिता पाटीदार, में अगर नाम ठीक बोल रहा हूं, जिसने बच्ची ने टॉप किया, वो 2021 का रिजल्ट है। तो अगर 21 का रिजल्ट 24 में आ रहा है, तो ये 110 पद की जो परीक्षाएं अब हो रही हैं, ये कब आएंगी, ये कौन बताएगा? देखिए, निश्चित ही जैसी चर्चा में ये समस्या उत्पन्न हुई कि रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्ति की आयु किसने बढ़ाई? भाजपा सरकार ने बढ़ाई। 60 से 62 किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार में रहते हुए किया। वही शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने कहा था 15 अगस्त 2023 से पहले पहले 1 लाख पदों पर मैं भर्ती प्रक्रिया शुरू करूंगा। 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया आज तारीख तक नहीं शुरू की गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में शासकीय विभागों को अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। आज उन युवाओं की पीड़ा समझिए जो निरंतर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सालों साल मेहनत करते हैं, और जब भर्ती प्रक्रिया में पद सृजन नहीं होते तो निश्चित ही वो युवा कहां जाएंगे जिनकी कहीं ना कहीं आयु सीमा खत्म होने वाली है, जो आगे इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आप कहीं ना कहीं उनके भविष्य को चौपट कर रहे हैं। निरंतर युवा मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त पद है उनका भर्ती प्रक्रिया को शुरू कीजिए, परंतु मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार क्या कर रही है? उन युवाओं को पहले तो आपने चुनाव से पहले वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम आपको उपलब्ध कराएंगे, परंतु मोदी जी की वो गारंटी भी विफल साबित हुई। आज युवक कहीं ना कहीं रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? व्यापम जैसी परीक्षाएं कराते हैं, फीस वसूलते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, करोड़ों रुपए एफडी के रूप में आप वसूल लेते हैं छात्रों से, युवाओं से, उसको एफडी के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, परीक्षा परिणाम आ जाते हैं तो नियुक्तियां नहीं मिलती है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है, और भाजपा सरकार आज युवाओं के साथ में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर रही है, उनके भविष्य को चौपट कर रही है। आज मध्य प्रदेश के युवा चाहता है अच्छी शिक्षा मिले, जो कि नहीं मिल रही। नर्सिंग भर्ती घोटाला हो रहा है, यहाँ पे शिक्षा माफिया इतना मजबूत है कि वो सीबीआई को खरीद लेता है। नर्सिंग के छात्र जो बेचारे 4 साल से कॉलेज की फीस जमा कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हो रही, जैसे तैसे पास हो जाए तो जो शासकीय पद है उसकी भर्ती के लिए आपको सालों साल इंतजार करना पड़ता है। नहीं, उसमें विवेक जी आज एक नई कहानी हुई। शहडोल में यह हुआ कि जो फर्स्ट ईयर की बच्चियां पढ़ रही हैं अभी नर्सिंग कॉलेज में, क्योंकि उनका कॉलेज अपात्र था, तो उनके डॉक्यूमेंट्स और फीस जो उन्होंने जमा कराई थी वो वापस नहीं हो रहे हैं। वो कलेक्टर के पास गए थे, अभी उसमें देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि अब ये नई परेशानी है। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारा तो कॉलेज बंद हो गया। मैं विवेक जी लौटता हूं इस पर आपके पास, लेकिन एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कराने वाले विनिंग इंस्टीट्यूट के प्रदीप सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, जब ये युवा देखते हैं कि 1,83,000 बच्चे जा रहे हैं 110 पद के लिए, जिसमें से 13% होल्ड हो जाएंगे ओबीसी वाले कोटे के चक्कर में, 87% पे ही मिलेगी, 110 पद है टोटल, उनका कितना मोराल डाउन होता है, कितना उनके लिए ये कंपटीशन टफ हो जाता है। और दूसरा, आप जैसे तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों की तैयारी कराते हैं, वहां बच्चों का ट्रैफिक क्या, उस पर असर पड़ता है बच्चों के आने का?
पहले तो एनडीटीवी परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने एक विशेष जो चैनल के माध्यम से इस परीक्षा के बारे में समस्त राज्य के बच्चों को, समस्त लोगों को ये आयोजन करवाया। धन्यवाद प्रदीप जी। सर, हमारी जो विद्यार्थियों की और टीचरों की जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है सर कि रिजल्ट में काफी देरी हो रही है। तो भर्तियां लगातार कम होती जा रही है, जबकि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो लगातार 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से कम 5 से लेकर 8 क्वेश्चन लगातार विवादित पूछे जाते हैं, जो बाद में फिर डिलीट कर दिए जाते हैं या कहीं ना कहीं उनके आंसर बदल दिए जाते हैं, जिनसे हजारों लोग पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके एक पीछे वजह भी ये भी है कि 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 100 नंबर की परीक्षा में से अगर हटा दिए जाते हैं तो लगभग 16 नंबर का अंतर आ जाता है बच्चों में। दूसरा सर, रिजल्ट में जो देरियां चल रही हैं, जैसे लगातार 2021 का रिजल्ट अब आया है, 2022 का भी मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें से भी 13% वैकेंसी होल्ड है। और दूसरा सर, 2019 से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों के नंबर दिखाए जा रहे हैं जो कि सिलेक्शन हो जाता है उनका। उन बच्चों के नंबर नहीं दिखाए जा रहे हैं जो कहीं फेल हो गए हैं या किसी कारणवश से उनका रिजल्ट रुक गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सर वो अपनी कमियों अच्छा, इस बारे में जानकारी नहीं थी मुझे। मतलब जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है और वो वेटिंग में है तो उसको पता नहीं चलेगा कितने नंबर है उसके? नहीं सर, उसके किसी प्रकार की कोई मार्कशीट शो नहीं हो रही है, कोई नंबर शो नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू में कितने नंबर दिए हैं, हमारी कमियां क्या हैं, बच्चों को क्या सिखाएं नया। सर इस बारे में हम कोई उनको जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से ना तो कोई मार्कशीट दी जाती है बच्चों को, ना ही उनके इंटरव्यू के नंबर बताए जाते हैं। सिर्फ जो सिलेक्टेड होते हैं उन्हीं के नंबर बताए जाते हैं सर। अच्छा, इसमें बच्चों के पास खैर तरीका ये भी है, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, कि पेपर देने के बाद बच्चे आकर अपनी टैली कर सकते हैं कि कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मार्कशीट जरूरी होती है, बच्चों को पता लग जाता है। ये भी एक नई चीज पता लगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रदीप जी, क्योंकि मैंने एमपीपीएससी का पेपर नहीं दिया। जोशी आईएएस से इस वक्त हमारे साथ पंखुड़ी जोशी जी जुड़ रही हैं, डॉक्टर पंखुड़ी जोशी जी। पंखुड़ी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप जब बच्चों को तैयारी कराते हैं यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, और जब उन्हें पता लगता है कि इस बार 110 पद हैं केवल, उसी पर भर्ती होनी, उसी में उन्हें कंपीट करना है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आप सबके जितने भी हैं, कितनी आपके लिए भी ये टफ हो जाता है, और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए कितना टफ हो जाता है? क्योंकि बहुत कम मार्जिन पे उन लोगों को खेलने का मौका मिलता है। 110 पोस्ट और लगभग 1,95,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब का अपना एक अलग डेकोरम होता है, बच्चों को क्रेज रहता है, उनके पेरेंट्स को रहता है, और बच्चे इतनी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं और उन्हें पता चलता है सिर्फ 110 पोस्ट हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें वो बच्चे भी बाहर हो जाते हैं जो वाकई में डिजर्विंग है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम की खामी होती है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट को नहीं ले पाए, एक अच्छे डिजर्विंग बंदे को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, और बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंककि 4 बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं, चारों कॉम्पिटेंट हैं, चारों को होना चाहिए, पर होगा एक ही। तो ये बहुत नहीं, 4 का नहीं, सॉरी मैम, रेशियो जो है ये फिलहाल 1663 बच्चों पर 1 का है, तो 1662 देखते रह जाएंगे, किसी एक का हो पाएगा। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे 4 करा, पर 1662 बच्चों में से अगर 1 का हो रहा है तो सोचिए बच्चों में डिप्रेशन की रेट जो होगी वो कितनी होगी, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमारे बच्चे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक पढ़ते हैं, और 8 बजे हम उनको बाहर करते हैं कि बेटा आप जाओ, कुछ तो रेस्ट करो, प्लीज घर पे मत पढ़ना आप, क्योंकि तुम कितना पढ़ रहे हो दिन भर से। तो ऐसे में बच्चों के साथ बहुत वैसे ही उन्होंने कोविड का फेज देखा है, बहुत डिले उनको ज्वाइनिंग मिली है, हालांकि लगातार मिल रही है, जैसे 19 का आया, 20 का आया, 21 का रिजल्ट आया, लेकिन ये वाली जो चीज है कि 110 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, ये बहुत उनपे तुषाराघात है बच्चों के साथ, और खास करके इस एज में जब उनको बहुत जल्दी अपना करियर पिक करके और अपने लाइन पर लगना है। गुलरे साहब, अब जरा ये सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, एक तो सवाल ये है कि आपने कहा था ना कि सबसे क्रीमी वाला ये जॉब प्रोफाइल भी है, टेस्ट भी है, कम से कम स्टेट के लिहाज से सबसे बड़ी पोस्ट बन जाएगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि वो बच्चा जो 1 नंबर से रह गया लेकिन डिजर्विंग था, उसका लास्ट ईयर था, इसके बाद वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसका क्या कसूर है शेख साहब? नहीं, देखिए, इसमें कसूर की बात नहीं है। जब अगर आप जजेस की भर्ती प्रक्रिया में जाएंगे तो आपको इससे भी कम रेशो मिलेगा कि नंबर ऑफ एडवोकेट्स कितने अपियर होते हैं, उसमें हाई कोर्ट के जज और लोअर कोर्ट के जजेस कितने बनते हैं। तो जब आप एपेक्स पे जाते हैं तो डेफिनेटली मैं जितना जानता हूं, जजेस के लिए वही अप्लाई करेगा जिसने एलएलबी पढ़ी है, जिसने कानून पढ़ा है। एमपीपीएससी के लिए कोई भी अप्लाई करेगा, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, कोई भी। ठीक है,
लेकिन नंबर ऑफ एलएलबी किए हुए लोगों और जो अप्लाई करते हैं और कितने जज बनते हैं उसको आप देख लीजिए, इससे भी कम रेशो आएगा। तो जैसे जैसे आप एपेक्स पे बैठते जाते हैं ट्रायंगल के, वैसे वैसे नंबर कम होते जाते हैं। हिंदुस्तान में पूरे देश में एक ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, 543 ही सांसद बनते हैं। तो हर जगह जैसे जैसे आप एपेक्स में जाएंगे नंबर कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आईआईटी करते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूं, तो कि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है। वहां भी इतना ही जेडब्ल्यू में कंपटीशन देते हैं बच्चे, दूसरे एग्जाम्स में देते हैं। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है उसमें सीट्स हमेशा कम होती है। ये चीज केवल एमपी की नहीं है। 2 साल पहले 457 पदों पे आप ही ने भर्ती करी थी गुलरेज साहब, 4 गुना पद। भाई साहब एक बात है, पहले एक बात और भी है कि जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती जा रही है देश की, हमारा जो आयु है वो बढ़ती जा रही है। किसी जमाने में भारत में एवरेज जो मैन की आयु होती थी आदमी की, वो 54 हुआ करती थी। आज हमने 63 क्रॉस कर लिया है। तो ये बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे, एक आधा कुछ कर बैठेगा, दिक्कत हो जाएगी। गुलरेज साहब कहां आप आयु की बात कर रहे हैं? तो रिटायर, अभी कांग्रेस ने एक बात लगाई थी कि हमारी सरकार ने ही रिटायरमेंट की एज को 60 से 62 किया। क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि आदमी की एज भी बढ़ती जा रही है, उसका हेल्थ स्टेटस भी बढ़ता जा रहा है। उसमें ये उस वक्त जो जानकार थे उन्होंने कहा कि आपने 62 इसलिए किया ताकि 2 साल उनकी पेंशन आपको और ना देनी पड़े, क्योंकि लोन बहुत था सरकार पे, और दूसरा आपने 62 इसलिए किया क्योंकि नई भर्ती और उनको ट्रेनिंग में खर्चा आता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो अधिकारी ले लेता है अपने जीवन के 30-35 साल की सर्विस का, उसके आखिरी के जो 4-5 साल होते हैं ना, वो बहुत उम्दा होते हैं, वो काफी कुछ देता है सिस्टम को। ठीक, मैं पूछता हूं आपसे विवेक जी, मुझे जरा एक चीज समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, सेना में जब कोई जवान भर्ती होता है तो जब उसे वाकई नौकरी की जरूरत होती है, क्योंकि उस वक्त वो सैनिक वाला स्टेमिना रखने के काबिल नहीं रहता, तो वो रिटायर हो जाता है। यहां स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब्स में आप 60 साल तक की उम्र तक आप उससे नौकरी करा रहे थे। उधर आपने अग्निवीर आप ले आए और यह कहा कि नया टैलेंट आएगा, इधर 62 कर दिया आपने, तो इधर नया टैलेंट कैसे आएगा? जब पुराने रिटायर नहीं होंगे, नए भर्ती कैसे होंगे? विवेक जी समझाएंगे मुझे जरा। देखिए, निश्चित ही ये भाजपा का बड़ा हास्पद तर्क है कि 60 से 62 इसलिए किया गया था कि आयु जब बढ़ती है तो अनुभव बढ़ता है, परंतु उनका यही लॉजिक अग्निवीर योजना पे काम नहीं करता। तो निश्चित ही आज युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ करने का कार्य पूरे देश भर में भाजपा कर रही है। आज मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी दयनीय है कि जो रिक्त पद है उन पर भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जा रही है, और जो निकाली भी जा रही है, आप देखिए परिणाम कितने वर्ष पहले परीक्षा हुई, उसके परिणाम आ जा रहे हैं। तो निश्चित ही जो प्रतिभावान छात्र है उसका मनोबल टूट रहा है। आज वो देखता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो टॉपर है उनको मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में नहीं पता। जो युवा नीट जैसी टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो देख रहा है कि इसमें धांधली हो रही है। तो कहीं करना कहीं नहीं, मध्य प्रदेश के युवा, देश के युवाओं का मनोबल टूट रहा है, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, और भाजपा उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। पहले आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार आज कहीं नहीं मिल रहा है। आप देखिए स्थिति इतनी दयनीय है कि उज्जैन कोर्ट की जब चपरासी की भर्ती प्रक्रिया निकलती है, उसमें पटवारी, पीएचडी जैसे लोग, पीएचडी वाले, डॉक्टर जैसे हाई क्वालिफाइड लोग जब उसमें अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके भाजपा के इस तर्क को कि हम निरंतर भर्ती प्रक्रिया निकाल रहे हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, अगर ये जमीनी रूप से हकीकत होता तो क्या चपरासी जैसे पद के लिए कोई पीएचडी किया हुआ डॉक्टर कभी अप्लाई करता? तो निश्चित ही ये जमीनी हकीकत है जिसको भाजपा देखने के लिए तैयार नहीं है। और मध्य प्रदेश के युवा बार बार चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि भैया भर्ती प्रक्रिया को निकालिए। 3 लाख 4 लाख से ज्यादा भर्ती सरकारी पदों पे रिक्त हैं पद, उनका भर्ती प्रक्रिया को शुरू कीजिए। परंतु मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में एक तरफ आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, दूसरा आपने उनको पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। व्यापम हर बार परीक्षा फॉर्मों के नाम पे फीस इकट्ठी करता है, परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, या तो परीक्षा परिणाम नहीं आता है, परिणाम आ जाता है तो नियुक्ति नहीं दी जाती है। नियुक्ति के लिए यही अभ्यर्थी जाते हैं भाजपा कार्यालय या जिम्मेदार अधिकारियों के पास, उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम पे है। जो शिक्षित युवा है, मेधावी युवा है, वो अपने परिवार के लालन पालन के लिए अन्य राज्यों की तरफ कहीं ना कहीं रुख अपना रहा है। मध्य प्रदेश का युवा अन्य राज्यों में जाके नौकरी ढूंढ रहा है, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शासकीय पद है उन पे भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जाती है। और जब एक युवा का मनोबल टूटता है तो इसमें तो देखिए मुझे एक बात याद आती है, पीएम साहब कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनिए।
तो अपन तो 8 करोड़ की जनता वाले प्रदेश हैं, अच्छा खासा प्रदेश है, सारे संसाधन हमारे पास है, हमको तो नौकरी देने वाला बनना चाहिए। लेकिन अगर युवा हमारे बाहर जा रहे हैं, जैसे विवेक जी आप बता रहे हैं, तो फिर समस्या है। शेख साहब 1 मिनट, मेरे पास 2 मेहमान और भी हैं, जरा मैं उनके पास चला जाऊं, फिर मैं आपके पास आता हूं बारी बारी। एक सवाल मेरा पंखुड़ी जी आपसे है। पंखुड़ी जी देखिए, ये वो मुझे अचानक याद आ गया जब विवेक जी ने इसका जिक्र किया कि वाकई मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पियून की भर्ती निकली थी, और वो भृत्य वाली भर्ती के लिए उसमें कुछ पीएचडी होल्डर भी पहुंचे थे, और पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल ग्रेजुएट्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस हद तक युवा डेस्परेट हैं सरकारी नौकरी के लिए कि बस हमें सरकारी नौकरी में एंटर करना है, फिर चाहे कोई भी पद मिले, या दरअसल ये मजबूरी उनसे करवा देती है? यकीनन जैसे जो बच्चे हमारे यहाँ यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो वाकई में डीएसपी डीवाईएसपी बन सकते हैं, डीसी बन सकते हैं, वो बच्चे पटवारी बने हैं। अभी हमारे यहाँ से भी कुछ सिलेक्शन हुए हैं पटवारी में, तो वो बच्चे इसलिए वनडे एग्जाम क्लियर करके उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर लिया। जो बच्चे अभी भी पोस्ट पर है वो पहले आरक्षक बने थे, और हमने भी उन्हें कहा कि ठीक है जो मिल रहा है वो तो अभी ले लो, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा आपका। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बच्चों को कम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनको उतने अवसर ही नहीं मिल पा रहे हैं। जितनी भी पोस्ट खाली है उनको भरनी चाहिए, लगातार भरनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लगातार भरेंगे तो बच्चों में डिप्रेशन कम होगा। नहीं तो अब ये हो रहा है कि बच्चे जो आ गए हैं पीएससी की तैयारी करने वो तो ठीक है, पर जो आना चाहते हैं उनको वो बच्चे आपस में समझा देते हैं कि देखो इतना डिले प्रोसेस है, हम इतने सालों से लगे हुए हैं और इतनी कम पोस्ट आ रही है, तो तुम कैसे निकलोगे। और बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक आपका टेन्योर होता है, और हर चीज एक समय से हो जाए तो बहुत अच्छी लगती है। अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चों को बाहर पलायन करना पड़ेगा, इस शहर को, इस प्रदेश को छोड़कर जाना पड़ेगा, और वहां एक नए चैलेंजेस रहेंगे। और जिसने एक बार सरकारी नौकरी का ख्वाब सजा लिया अपने जीवन में, उसके लिए किसी और नौकरी को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है, बड़ा भारी पड़ जाता है। मेरे मन में कई सवाल आए इसको सुन के। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी देखिए, एक होता है मोटिवेशन। आज अगर गुलरेज साहब यहां बैठे हैं या ये विवेक जी यहां बैठे हैं, तो इनके जितने नीचे कार्यकर्ता होंगे, गुलरेज साहब को टीवी पे देख के, विवेक जी को टीवी पे देख के उनको अच्छा लग रहा होगा कि देखिए हम भी टीवी पे आ सकते हैं, बाद में हम भी प्रवक्ता बनेंगे। आपको देख के अच्छा लग रहा होगा कि हम भी अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। शायद मुझे देख के भी कुछ लोग प्रेरित हो रहे हो कि हम भी एंकर बनेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर आप बन ही ना पाए, मैं ना बन पाऊं, गुलरेज साहब यहां बैठ ना पाए, तो वो एक मोटिवेशन लेवल कैसे आएगा नेक्स्ट जनरेशन को। और दूसरा, जो बनना था डिप्टी कलेक्टर, अगर वो फिलहाल आरक्षक पे ज्वाइन कर चुका है, अब तो विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई, तो उसके बाद तो फिर जो भाभी जी आएंगी वो तो यही कहेंगे कि अब तो सैया कोतवाल हो गए, लेकिन 3 साल लग गए। अगर शायद वो 3 साल पहले ही डिप्टी कलेक्टर बन जाता तो माहौल अलग होता, रौब अलग होता। जी सर, मैं खुद 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, इसके बावजूद भी एक इंस्टीट्यूट में सेवाएं देता हूँ बच्चों को। उसके पीछे वजह ये है कि सर 2019 आपने कौन सा एमपीपीएससी दिया प्रदीप जी, कौन से साल का? सर मैंने 2019 का, सर 2017 के सर मैंने इंटरव्यू दिए हैं सर। 13% 19 में कुछ निकला सर आपका? सर मेरा 13% में रुका हुआ रिजल्ट है, और मैंने जो एडीपीओ की भर्ती परीक्षा दी थी उसमें भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी सर मेरा 13% पर रिजल्ट रुका हुआ है। अब सर उम्र 32 साल हो गई है, करीबन 5 साल से रिजल्ट रुके हुए हैं 13% के चक्कर में। तो सर हम ये भी नहीं कर पाते हैं कि आगे तैयारी करें, बच्चों को भी मोटिवेट करना होता है, तो हम 13% में जो रिजल्ट रुके हुए हैं, वो इतने पद कम होने के बावजूद भी भर्तियां नहीं होने। प्रदीप जी कितने साल आपके पास, कितने अटेम्प्ट आपके पास? सर इसमें सर अटेम्प्ट का कोई प्रावधान नहीं है एमपीपीएससी में, सर आप जितने चाहें उतने दे सकते हैं, लेकिन मतलब साल पूछ रहा हूं, साल, सॉरी जी सर। सर और दूसरा सर क्या है, लगातार 3 बार, जैसे 2019 के बाद 2020 में सिलेबस चेंज हो गया था, फिर 2023 में अब दोबारा से सिलेबस चेंज कर दिया सर। 2 साल के अंदर 2 बार सिलेबस चेंज हो गया। इससे विद्यार्थियों को, इंस्टीट्यूट को हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बार हम जो सिलेबस पढ़ पाते हैं वो 2 साल बाद फिर चेंज होता है, फिर नई किताबें, नया पूरा सिलेबस। प्रदीप जी समझ गया, बड़ी समस्या है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। गुलरेज साहब कम से कम कुछ सरनेम का ख्याल कर लीजिए। मेरा नाम आसिफ शेख है, आपका नाम गुलरेज शेख है, ये शेख वाली बात ही मान लीजिए सर। कुछ पद बढ़ा दीजिए, बच्चों का भला हो जाएगा। नहीं देखिए, पद बढ़ाना ना मेरे हाथ पे ना किसी के हाथ में है। पद जो है वो अपने आप व्यवस्था के अनुरूप जब सरकार बनानी होती है, वोट मांगने आप भी आते हो सर, आप कह रहे हो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन नहीं, बिल्कुल जो फैक्ट है वो बता रहा हूं मैं आपको कि अगर 1 कलेक्टर होना है, 3 डिप्टी कलेक्टर होना है, तो उसको आप 5 या 10 नहीं कर सकते। ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। दूसरी बात, अभी हमारी सारी बात का निचोड़ एक निकलता है कि एमपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, ये ग्लैमरस जॉब है, और इसमें ग्लैमर की वजह से ही लोग
उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है वो। लेकिन ग्लैमरस जॉब डेफिनेटली एक सीमित होते हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो ये बात करते हैं कि प्राइवेट नौकरियों को नौकरी नहीं मानते। तो शेख साहब, मैं तो आपसे भी पूछता हूं, क्या आप अनएम्प्लॉयड यूथ हैं? आप एक प्राइवेट कंपनी में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अनएम्प्लॉयड हो। केवल सरकारी नौकरी को ही नौकरी बताना, लेकिन सरकार जितनी भी योजनाओं के माध्यम से इन्वेस्टमेंट लाती है जिससे रोजगार के नए नए अवसर बनते हैं, उसको काउंट नहीं करती कांग्रेस पार्टी। यही तो इनका दोगला व्यवहार है। ठीक, बाकी रही बात मेरी सर, तो मैं तो खुद कहता हूं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो शायद इस पोस्ट पर आना चाहते होंगे। अगर 3-4 चैनल और बढ़िया खुलें तो उनको भी मौका मिल जाएगा, वो भी आपके सामने आएंगे। पूरी पैनल में एक भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। हाँ विवेक लेकिन जी, हम कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है जी। और लेकिन जो बेरोजगार हैं सर वो देख रहे हैं इस टीवी को। विवेक जी, मेरा आपसे एक सवाल है, देखिए अगर ये इतनी ही लिमिटेड अगर ये सीट्स रहेंगी तो जो इतना लंबा चौड़ा ये बैकलॉग है ये भरेगा कैसे? देखिए निश्चित ही अगर इसकी जो रूटीन बिगड़ गई है, जो प्रक्रिया पूरी तरीके से बेपटरी हो गई, उसको पटरी पे लाने की आवश्यकता है। आप 2019 के रिजल्ट नहीं दे पा रहे, आप 2020 के रिजल्ट नहीं दे पा रहे, 21 के नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं बेपटरी जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, रोजगार के अवसर की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी है। सरकार को उसके प्रति मेरे को लगता है कि सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। उसको खत्म करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और आपको मैं समझता हूँ संवाद करना चाहिए, युवाओं से संवाद करना चाहिए, विपक्ष से संवाद करना चाहिए कि इसके हम क्या हल निकाल सकते हैं। परंतु आप अहंकार में इतना डूब चुके हैं, आपको लगता है चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, हम वादे भर करते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे और देश का युवा हमें चुनाव जिता नहीं तो देगा। ये भी तो सच है ना विवेक जी, अगर आपकी बात युवाओं ने मानी होती तो कम से कम एक सीट तो मिल जाती है आपको। हाल ही में 29 निश्चित ही अगर मानी होती तो युवता को जो अभी हम युवाओं की बात कर रहे हैं, साहब, एक मिनट। सबसे ज्यादा युवा कौन है? 54 वर्ष के जो आज राहुल गांधी हुए हैं, हैप्पी बर्थडे टू राहुल गांधी, वो सबसे बड़े युवा हैं इनके नजर में। तो जो मापदंड है वही अलग है कांग्रेसियों के। इस बात को हम समझते हैं, हमने कहीं भी तो मापदंड ही अलग है। इन महोदय की पार्टी के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे युवा जो है, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि प्रदीप जी ये 110 पद का जो मसला है तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो पिछली भर्तियां रुकी हुई हैं अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2, उन्हें भी तो भरा जाना चाहिए। रोजगार बेरोजगार उसी का इंतजार कर रहा है। बाकी गुलरेज साहब कुछ बेहतर की उम्मीद में है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। विवेक जी बहुत शुक्रिया, पंखुड़ी जी और प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हमसे शेयर किए, यहां बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार में तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।